जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का ये हमारा चैप्टर है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल चैप्टर है ये। शॉर्ट नोट्स हैं। मेरे शॉर्ट नोट्स को ही मैंने क्या किया है, टाइप्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, इसको टाइपिस्ट द्वारा टाइप कराया गया है। राइट। और दूसरी चीज़ कि आप कैसे मानेंगे कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। आप ये बताइए, वो चैप्टर अगर कोई एक चैप्टर ऐसा है जिसके तीन चार प्रश्न ऐसे हैं जिनको तीन तीन चार चार बार पूछा गया हो, तो क्या वो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? एक ही प्रश्न को तीन तीन चार चार बार पूछ दे जिस चैप्टर से, क्या वो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? आप खुद बताइए। और उसके बावजूद भी, यानी कि सिर्फ अगर तीन प्रश्न को ही बात किया जाए तो लगभग 9 से 10 बार रिपीट कर दिया। यही तीन प्रश्न ही 9 से 10 बार, इस चैप्टर से प्रश्न 9 से 10 बार नहीं रिपीट किए, तीन ही चार प्रश्न 9 से 10 बार रिपीट कर दिए। ठीक ना? मतलब तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो आइए देखते हैं, प्रूफ देख लेंगे। प्रूफ देखेंगे ना आप लोग? आइए देखिए, ये देखिए, ये 2016 में पूछा गया है यूपी आर ओ ए आर ओ में। यूपी आर ओ ए आर ओ का तो मतलब ये समझ लीजिए, तो एक तरह से फेमस चैप्टर है, मतलब उसका एकदम बहुत प्रिय चैप्टर है ये। ठीक ना? यूपी आर ओ ए आर ओ में यहाँ से पूछा गया है, ये गवर्नर जनरल वाले चैप्टर से है। ठीक, फिर देखिए यूपी आर ओ ए आर ओ 2016, यूपी आर ओ ए आर ओ 2021। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, सती सती प्रथा जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा जो है उसको अबॉलिश किया गया। ये एक ही प्रश्न चार बार पूछा गया, 1990, 93, 98, 2012। ठीक, ठीक है, पहले पूछा गया, इधर नहीं। और इधर भी इस चैप्टर में बस मेंशन नहीं किया होगी क्योंकि चार बार दे चुका, कितनी बार दे दे। अब क्या यहाँ लेके इसको कम से कम 5-7 बार, मतलब कम से कम 7-8 बार पूछा जा चुका है। ये मेंशन करते करते थक गया है। ठीक ना? ये मेंशन करते करते थक गया है, तो चार ही बार करके बस छोड़ दिया है, उसके बाद नहीं कर रहा है अब 2012 के बाद से। ठीक, ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन कम से कम 7-8 बार पूछा जा चुका है। 3 बार तो यहाँ पे दिया हुआ है, फिर इसको छोड़ दिया है उसने मेंशन करना। ठीक, कि जो अवध था, अभी तो यह हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया था, वो ब्रिटिश में जो है वो जो है किस पॉलिसी के द्वारा जो है इसको एनेक्स यानी हड़पा गया। ठीक है, किस पॉलिसी के द्वारा? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब, सब्सिडियरी अलायंस, बाय वार, कैसे? ठीक, फिर देखिए 1996, 2002, 2010। ठीक, मतलब अगर आप इसके भी हिसाब से चलें तो 4, 3, 7 और 3, 10। ये देखिए 4, 3, 7, 3, 10, यानी तीन ही प्रश्न को 10 बार पूछ लिया गया एग्जाम में। ठीक, फिर उसके बाद यूपी आर ओ ए आर ओ 2017 में दिखाया था, 2019 में दिखाया, फिर 2016 में दिखाया था, 2017 में, 2021 में दिखाया था। ठीक ना? दिखा दो फिर से, 2017 है यूपी आर ओ ए आर ओ, फिर यूपी आर ओ ए आर ओ 2021, यूपी आर ओ ए आर ओ 2016, यानी 2016 और यूपी आर ओ ए आर ओ लगातार हर वर्ष नहीं होता। जैसे 2022 के बाद से 23 में हुआ ही नहीं, 24 में हो ही नहीं पाया, 25 चल रहा है अब। ठीक ना? तो हर वर्ष होता भी नहीं है वो, अल्टरनेट ईयर होता है, उसमें भी गैप कर देता है वो। तो यानी जितने वर्ष हो रहा है उतने वर्ष इस चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक ना? उतने वर्ष इस चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं। फिर ये देख लीजिए, फिर एक और प्रश्न है कि विच गवर्नर जनरल एबॉलिश्ड स्लेवरी। तो 3, यानी कि अब चार प्रश्न 12 बार। चार प्रश्न कितनी बार हो गए? 12 से 13 बार हो गए कुल मिलाकर के। ठीक ना? ये चैप्टर कितना है? यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा हुआ है, तो यानी कि लेटेस्ट भी है। फिर यूपी आर ओ मेन्स 2016 में, यानी यूपी आर ओ ए आर ओ के लिए तो ये चैप्टर पढ़ के जाना मस्ट है। इस चैप्टर से एक प्रश्न पक्का हो जाएगा। ठीक, फिर ये तो बीपीएससी में पूछा गया है। फिर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला आ गया। ठीक, ये मर्जर ऑफ सिक्किम, ये सिक्किम झांसी किसके दौरान किया गया था, ये इसी चैप्टर का हिस्सा है। तो आप देख रहे हैं ना ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब इसके बावजूद भी कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे इस चैप्टर को, फिर जब ये प्रश्न गलत हो जाएगा तो कहेंगे क्या सर पूरी किताब कैसे रट सकते हैं, बड़ा कठिन कठिन प्रश्न आता है सर डेट पर। अरे भाई याद करो ना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए पढ़ा जाए अब इस चैप्टर को। इम्पॉर्टेंट तो देख लिया गया, अब पढ़ भी लिया जाए। जन प्रशासन की नींव किसने रखी थी? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। देखिए इसको तेजी से कवर करना है हम लोगों को। ठीक, जन प्रशासन की नींव किसने रखी थी? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा रखी गई थी, जिस पर संरचना, ऊपरी संरचना यानी कि उस नींव को और मजबूत करने का कार्य किसने किया था? कार्नवालिस ने। किसने किया था? कार्नवालिस ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। ठीक, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ठीक, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? कौन था बंगाल का पहला गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। यदि आपसे पूछता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था? वारन हेस्टिंग। ठीक, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। घटनाओं के घटित होने का कालानुक्रम क्या है? बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। क्लाइव का फिर से आगमन यानी पुनः आगमन कब होता है? 3 मई 1765 को। इलाहाबाद की संधि होती है अगस्त 1765 को, और वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनता है 1774 को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। राजा चेत सिंह ने किया था। ये इस चैप्टर से हर वर्ष प्रश्न आ रहे हैं, और कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। ठीक, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। किसने? राजा चेत सिंह ने। राइट। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारन हेस्टिंग के काल में हुई थी, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्दट विद्वान था। उद्दट विद्वान मतलब कि काफी विद्वान था, और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ठीक ना, दोनों कथन कारण सत्य हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। लॉर्ड वारन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी? वारन हेस्टिंग ने। ये रिवीजन क्लास है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि क्या थी। जैसे सुरक्षा प्रकोष्ठ इतना जान जाइए बस कि जैसे उसने क्या किया था, एक राजाओं से मेल मिलाप करके उसने एक बाउंड्री जैसा क्रिएट कर दिया था उन राजाओं की मदद से, ताकि जो बाहर से जो विदेशी आक्रमण करते थे वो जो है वो ना कर पाए। वो पहले वो राजा से ही पहले लड़ाई करें, जैसे अफगानिस्तान पहले पड़ता था तो अफगानिस्तान के शासक से लड़े, तब भारत में एंट्री। तो इस तरह सुरक्षा प्रकोष्ठ की एक नीति अपनाई थी किसने? वारन हेस्टिंग ने। बंगाल में द्वैध शासन, वारन हेस्टिंग। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था, वारन हेस्टिंग चलाया था। वारन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था। ठीक, नेक्स्ट, घटनाएं और वर्ष। बक्सर का युद्ध 1764। सहायक संधि 1798। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए सारे 1833। और चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार छोड़ करके जो बाकी समाप्त किए गए थे, वो कब समाप्त किए गए थे? 1813 में। भारत का न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रतिबद्धता सिविल सेवा का सृजन किया था, कौन था? कॉर्नवालिस। ठीक,
कंपनी की बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था? दरोगा को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित थी? गाजीपुर में। कहाँ पर स्थित थी? गाजीपुर में स्थित थी। ठीक। बसीन की संधि 1802 में हुई थी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। राइट। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था, कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेजली के काल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। लॉर्ड वेलेजली के काल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। ठीक ना? यानी कि अगर ऐसे प्रश्न पूछ दे कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली। क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था कौन? कौन था? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या था? यही देखिए, ये प्रश्न है सहायक संधि वाला, वो जो आया था क्रम लगाने के लिए। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया, इसका पूरा आप नोट्स बना के याद कर डालें। सुगौली की संधि ये बताइए कि 1815 दिया, लेकिन किसके किसके मध्य हुई थी, ये बताइए। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। आप लोग कमेंट्स नहीं आते हैं, फिर बंद कर दूंगा मैं टॉपिक देना अगर कमेंट्स नहीं आएंगे तो। ठीक। डेली खोज खोज के कि किस चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, किस से हर वर्ष प्रश्न आ रहे हैं। इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आपको जो है वो एक कमेंट करने में आप लोग इतना कंजूसी करते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब। यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य पूछा जाएगा तो उत्तर क्या होगा? हैदराबाद होगा। ठीक ना? तब उत्तर क्या होगा? हैदराबाद। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया वो कौन था? लॉर्ड वेलेजली। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये वारन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। आंग्ल चतुर्थ मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक ना? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके? लॉर्ड हेस्टिंग के समय काल में। ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग के समय काल में। इसकी लिस्ट बना करके एक अलग से दीवार पे चिपका लीजिए, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। सर टॉमस मुनरो, देखिए मैं ये भी बता देता हूं कैसे याद करना है। ठीक ना? सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे थे 1820 से लेकर 1827 तक। कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को छीन लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस प्रश्न को भी 3 बार पूछा जा चुका है। गवर्नर जनरल को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिससे संबंधित है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों का दमन किसने किया था? कैप्टन स्लीमन ने। सती प्रथा पर पाबंद किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब देखिए वहां पे आपको दिखाया था लॉर्ड विलियम, इस ये 4 बार ये प्रश्न रिपीट कर, 3 या 4 बार ऐसे कुछ है, 3 या 4 बार इस प्रश्न को रिपीट किया जा चुका है। ठीक, सिर्फ इसी वाले प्रश्न को। और देखिए यहां से भी प्रश्न आया, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया। बेंटिंग द्वारा सती प्रथा कब समाप्त हुई थी? 1829। ठीक ना? 1829 में। तो ये दोनों को मिला के कम से कम 5-7 बार अब तक पूछा जा चुका है। ठीक। और आप लोग बिना पढ़े चले जाएंगे ये चैप्टर। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया कब? 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलीकरण कब हुआ था? 1856 में। और ये क्या है? पंजाब कब? पंजाब 1849, सतारा 1848। अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में। करौली का विरोह 1800 विलय कब हुआ था? 1855 में। बघात रियासत के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ 1850 में। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की थी, विलय की नीति, वो कौन है? डलहौजी। कौन? डलहौजी। जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के जिस गवर्नर जनरल का नाम है, पूरा नाम है, वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। भारत ने ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर, सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है? सतारा, संबलपुर, झांसी। ये प्रश्न मैं मतलब इसका फोटो नहीं खींच पाया हूं, लेकिन ये भी 3 से 4 बार आ चुका है। ये भी 3 से 4 बार आ चुका है।
अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? 1843 में। जब अवध पर ब्रिटिश साम्राज्य का विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? जेम्स आउटर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने। भारत में पहली बार रेलवे लाइन, वही प्रश्न है 1853, ठीक ना, यही वाला 1853। एक ही टॉपिक के 3 प्रश्न है ये, और ये समझ लिए कि ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। ये वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, वो सेम टॉपिक, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड डफरिन के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1858 में। वायसराय क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि अब ये, इसके पहले गवर्नर जनरल था, अब ये वायसराय, क्योंकि ये इंग्लैंड की जो महारानी थी उनके प्रति ये रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए इसको वाइस रॉय कहा गया, ठीक ना। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा के द्वारा। इसी में 1857 के युद्ध के समय में जो है ये दत्तक पुत्र को लेकर के प्रश्न पूछा गया था डलहौजी से, ठीक ना। अगर ये थोड़ा भी इसका ये क्लियर रहता तो वाला प्रश्न आप कर लिए होते, ठीक, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड था। यानी अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का जो अधिकार था उसको पुनः स्थापित किसने किया था? 1858 में। तो यानी 1857 में जब युद्ध हुआ था तो उस समय यह अधिकार नहीं था, तभी ना इन्होंने दिया था, तो अगर दिमाग लगाए होते कि 1858 में, देखिए किस तरह से आता, 1858 में, अब सोचिए, पूछा था उसने दत्तक पुत्र को गोद लेने का अधिकार, मतलब उसने जो है सारा अधिकार दे दिया था, ठीक ना। तो अगर ये समझे होते कि 1858 की जो साम्राज्ञी हैं उन्होंने ये दिया था, तो यानी कि डलहौजी ने ये अधिकार नहीं दिया था, और ये अधिकार नहीं दिया था तो यानी प्रॉपर्टी भी उसको नहीं ट्रांसफर हो सकता था, तो यानी आप उस तरह से गलत मार सकते थे। तो इसीलिए तथ्य जब याद रहते हैं तो फिर वो मदद करते हैं एलिमिनेट करने में। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी नियुक्त हुई 1877 में। कब? 1877 में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, यह दिखाया था लॉर्ड एलनबरो, ठीक ना। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, सहायक संधि वेलेजली, व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी, 1857 का विद्रोह कैनिंग, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग, विलियम बेंटिक ने 17वां रेगुलेशन लेकर आया सती प्रथा निषेध का। हो सकता है आर ओ में आपके मात्र इतने टॉपिक से ही एक प्रश्न फंस जाए, ठीक ना, नोट कर लीजिएगा। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 में, ठीक ना। निष्क्रियता का सिद्धांत जॉन शोर, सिंध का विलय एलनबरो, अवध का विलय डलहौजी, चतुर्थांग्ल मैसूर वेलेजली। देख रहे हैं एक ही प्रश्न बार बार रिपीट किया तो मैंने नोट कर लिया उसको, क्योंकि जो टाइपिस्ट है वो सारी चीजें टाइप करे, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है वो, ठीक, जो उसको दिया गया वो टाइप कर दिया, भले 2 बार था। अवध का विलीनीकरण डलहौजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन, 1833 एक्ट का पारित हुआ विलियम बेंटिक के समय, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन, ठीक। तो ये था आपका आज का नोट, इसको धड़ाधड़ इसको हम लोग पढ़ लिए। अब आप एक बार रिपीटेड मोड में सुन लीजिएगा तो आपका काम क्या है, बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और कमेंट कर दिया करो यार, ठीक, कि कैसा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं।